नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुप्त प्रशासन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया था ना। गुप्त प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि कोई छिपा हुआ प्रशासन था। गुप्त का मतलब गुप्त वंश से है ना। तो केंद्रीय प्रशासन हमने पढ़ लिया था और आज हम प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे और फिर स्थानीय प्रशासन जो था मतलब जिलों का और गांव का और है ना नगर प्रशासन, वो हम पूरा देख लेंगे। आज प्रशासन पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम अगली क्लास में अगला सेगमेंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ प्रांतीय प्रशासन की। आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़कर। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरी जब क्लास आती है ना तो आप उसी समय देख लें, तत्काल देखें। तो जैसे आज हर रोज 8 बजे क्लास जाती है तो उस हिसाब से आप देख लिया करें। ठीक है, तो और हो सकता है आज की वाली क्लास जो है वो शाम को 7 बजे आएगी। तो हाँ, अब से बाद में क्लास 7 बजे आया करेगी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने शुरू की है तो वो 8 बजे आया करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर लेना और क्लास जब आए उसी समय देखा करें। उससे क्या होता है ना कि YouTube अपनी वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड में देती है ना, और उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। शेयर करने की आवश्यकता बहुत कम रहती है ऐसी स्थिति में। जब वीडियो डलते ही तत्काल देख ली जाए तो YouTube को ये लगता है कि इस वीडियो की डिमांड ज़्यादा है, कि डलते ही देख रहे हैं, है ना। तो फिर YouTube क्या करती है, वो खुद उस वीडियो को रिकमेंड पे दे देती है ना। तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आज वीडियो डाली और आप ये करते हैं चलो यार देख लेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड तो है, पड़ी है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो जब तत्काल लोग उसको नहीं देखते ना तो यूट्यूब ये सोचते कि इसकी मांग ही नहीं है, तो यूट्यूब भी उसको जो है अपने एल्गोरिदम में नहीं लाती, रिकमेंडेशन पर नहीं देती है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी तरफ भी देखकर और अपनी क्लासों को देखें। तो आप जो है जब क्लास डले उसी समय तुरंत तत्काल उसको देख लें। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग डालता हूं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन हम पढ़ेंगे। देखो, प्रांतीय प्रशासन प्रांत यहाँ पे कई थे, जिसमें हमको सौराष्ट्र है, पुंड्रवर्धन है, मगध है ना, त्रिभुक्ति है, सौराष्ट्र है, ऐसे नाम हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो उन नामों के आधार पर हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि जो गुप्तों का प्रशासन था वो प्रांतों में बटा हुआ था। और हमने देखा भी है कि प्रांतों को जो है अवनी, भुक्ति, देश, ऐसे नामों से जाना जाता था। ठीक है, और प्रांत का जो मुखिया होता था उसको हमने पढ़ा है कि उनको गोप्ता या प्रांतपति, मतलब हाँ, जो प्रांतपति तो होता था उसको गोप्ता और उपरीक जैसे नामों से जाना जाता था, लोकपाल के नाम से भी जाना जाता था। ये बात मैं पहले बता भी चुका हूँ, आज भी हम करेंगे। प्रांतपति जो होता था उसकी नियुक्ति सम्राट करता था और अधिकांशतः वो किसको नियुक्त करता था उस पद पर? अपने ही सॉरी अपने ही बेटे को नियुक्त करता था, यानी कि राजकुमार को नियुक्त करता था। ठीक है, और राजकुमार जो था वो इसलिए उसको युवराज भी कहा जाता था कि वो उसका उत्तराधिकारी, एक तरीके से प्रशासन में वो भागीदारी निभाता था प्रांतों के में, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और सॉरी, पीएल गुप्त साहब एक बड़े विद्वान हुए हैं, पीएल गुप्त। उन्होंने दो प्रकार के प्रांतों का जिक्र किया है, एक पूर्वी प्रांत, है ना, और एक पश्चिमी प्रांत। ठीक है, जो पश्चिमी प्रांत थे उनको देश कहा जाता था और इनका जो प्रमुख होता था, देश का प्रमुख, वो गोप्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। ठीक है, जबकि पूर्वी जो प्रांत थे, पूर्वी प्रांत, उनको भुक्ति कहा है इसने। क्या कहा है? भुक्ति। और भुक्ति के प्रमुख उपरिक कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से पीएल गुप्त ने प्रांतों को दो पार्टों में बांटा, पूर्वी प्रांत, पश्चिमी प्रांत। ठीक है, और पूर्वी प्रांत जो थे उसमें उनको भुक्ति कहा जाता था और उसका प्रांतपति उपरिक कहलाता था। पश्चिमी प्रांत को गोप्ता का पश्चिमी प्रांत को देश कहा जाता था और उसके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। किसके अनुसार? पीएल गुप्त के अनुसार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक बेसिक फंडा और चलता है कि जो आंतरिक प्रांत थे, आंतरिक प्रांत,
उसका प्रमुख उपरी कहलाता था, है ना, ये एक सामान्य मत है। और जो सीमांत प्रदेश थे उनका प्रांतपति गोप्ता कहलाता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ अन्य छोटे मोटे अधिकारी भी थे जो प्रांतपति की सहायता के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते थे, तो उनकी भी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अब ना। और प्रांतपति की जो नियुक्ति की जाती थी वो सामान्यतः 5 साल के लिए की जाती थी, है ना। प्रांतपति की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उनमें एक तदयुक्तक होता था, तदयुक्तक, है ना, जो कि कोषाधिकारी का काम करता था, तदयुक्तक, है ना। और एक होता था हिरण्य समुत्पाद, ठीक है। हिरण्य समुत्पाद क्या, हिरण्य समुदिक होता था, सॉरी, हिरण्य समुदिक, है ना। ये जो राजकोष था उससे संबंधित था, मतलब मुद्रा से संबंधित अधिकारी था, है ना, हिरण्य समुदिक, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी भी प्रांत में नियुक्त थे, ठीक है। तो चलिए हम अब प्रांत के बारे में जो मैंने बोल के आपको बताई हैं बातें, उनको मैं क्रम से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप भी बढ़िया तरीके से उनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकें और उसका बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गुप्त काल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गुप्त काल में साम्राज्य, गुप्त काल में साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। सॉरी, प्रमुख प्रांत निम्नलिखित थे, प्रमुख प्रांत निम्नलिखित थे। देखो प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे, प्रमुख प्रांत निम्नलिखित थे। तो इन प्रांतों में जैसे मैं बात करूं प्रमुख प्रांतों में, तो हमारे हो जाएंगे सौराष्ट्र हो जाएगा, है ना, सौराष्ट्र है, ठीक है, सौराष्ट्र है, पुंड्रवर्धन है ना, सौराष्ट्र है, पुंड्रवर्धन है, और मगध है ना, सौराष्ट्र, पुंड्रवर्धन, मगध, तिरभुक्ति, सॉरी, तिरभुक्ति है ना, तिरभुक्ति है। तो इस प्रकार से ये जो सॉरी, ये जो प्रांत थे, इन प्रांतों के नाम मिलते हैं ना, अवंती का नाम भी मिलता है, अवंती का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो इतने सारे नाम यहाँ पे हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पक्का 100% जो गुप्त राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। और इसका जो प्रांतपति था उसकी मैं बात कर लेता हूं। हाँ, इसका प्रशासनिक प्रमुख, है ना, आज पेन नया है, ये वो पेन जो थे बदल लिए हैं हमने, है ना, वो पिछले 6 महीने से उन्हीं को रगड़ रहे थे बेचारों को, तो चलो उनको रिटायरमेंट पे रख दिया, नया पेन हम ले आए, इसलिए थोड़ा सा जो है पतला ये है ना, इसको बढ़ा नहीं सकते। अब डिजिटल बोर्ड होता तो हम किसी भी कलर का बदल सकते थे इसको, है ना, और छोटा मोटा भी कर सकते थे लेकिन चलिए ये एक बात हो गई। एक दूसरी बात, इसका जो प्रमुख होता था, इसका या इसको क्या क्या कहा जाता था, एक तो इसको जो है भुक्ति कहा जाता था, इसको भुक्ति देश आदि के नाम से जाना जाता था, है ना, आदि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका प्रमुख अधिकारी, इसका प्रशासनिक प्रमुख कहूं, इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था, इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है इसका प्रशासनिक प्रमुख प्रांतपति या प्रशासनिक प्रमुख या प्रांतपति, है ना, इसका प्रशासनिक प्रमुख या
प्रांतपति जो होता था, प्रांतपति वो सॉरी, प्रांतपति सामान्यतः राजा के द्वारा या सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था ना। इसका प्रशासनिक प्रमुख या प्रांतपति सामान्यतः क्या, हमेशा ही सम्राट के द्वारा नियुक्त सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। सामान्यतः इस पद पर, अब लिखेंगे हम सामान्यतः इस पद पर राजकुमार की नियुक्ति 5 वर्ष हेतु की जाती थी, है ना। 5 वर्ष हेतु की जाती थी, ठीक है। इसलिए राजकुमार को युवराज भी कहा जाता था, है ना। अतः राजकुमार को युवराज भी कहा जाता था, ठीक है। अतः राजकुमार को युवराज भी कहा जाता था, ठीक है। महाराज पुत्रदेव भी इसको कहा जाता था, महाराज पुत्रदेव भट्टारक भी, है ना। किसको, राजकुमार को ना, या युवराज को। इसको मैं आगे इसी में लिख देता हूं, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। इसको महाराज पुत्रदेव भट्टारक, इसको महाराज पुत्रदेव भट्टारक भी कहा जाता था ना, भट्टारक भी कहा जाता था, भट्टारक भी कहा जाता था, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं इस प्रकार का सब में जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और मैं बताऊं आपको इसमें कि ये जो प्रांतपति होता था, युवराज या राजकुमार, जिसको हम महाराज पुत्रदेव भट्टारक कह रहे हैं, इसकी सहायता के लिए यहाँ पे कुछ अधिकारी रहते थे, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया। हिरण्य समुदिक, है ना, हिरण्य समुदिक नाम का था, एक तदयुक्तक था, है ना। ये सारे नाम जो है हमको मिलते हैं। एक और्ण स्थानिक का नाम भी मिलता है, जो कि रेशम उद्योग से संबंधित था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आगे यहाँ पे लिखूंगा, है ना। प्रांतपति की सहायता हेतु, प्रांतपति की सहायता हेतु कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। तो प्रांतपति की सहायता हेतु कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। तो देखो कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं। यहाँ पे तदयुक्तक, है ना। तदयुक्तक जो था ये कोषाधिकारी था, है ना। क्या था, कोषाधिकारी था। ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है, कोषाधिकारी, है ना, कोषाधिकारी था, ठीक है। ये कोषाधिकारी था। दूसरा नाम जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है हिरण्य समुदिक, हिरण्य
हिरण्य समुदिक, ठीक है, हिरण्य समुदिक है। हिरण्य समुदिक जो था ये लेखा जोखा जो है, लेखा जोखा क्या, मुद्रा, मुद्रा से संबंधित था ये ना, ठीक है, मुद्रा से संबंधित था, ठीक है। हिरण्य समुदिक जो था ये मुद्रा से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मुद्रा संबंधित अधिकारी, ठीक है, मुद्रा संबंधित अधिकारी था ये, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। तीसरा औरण स्थानिक भी हुआ करता था एक नाम, औरण स्थानिक, ठीक है। तीसरा एक नाम जो था वो ये था औरण स्थानिक, औरण स्थानिक, ठीक है, औरण स्थानिक भी हुआ करता था। तो ये था प्यारे साथियों औरण स्थानिक सॉरी, ये रेशम विभाग से संबंधित था। किससे था? रेशम विभाग से था, है ना, रेशम विभाग से संबंधित था, है ना, रेशम विभाग से संबंधित था। तो ये मामला हो गया, ठीक है। चलिए ये प्रांत का मामला हो गया। अब मैं पीएल गुप्त वाली बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो एक सामान्य फंडा क्या है, वो सामान्य फंडा भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पीएल गुप्त वाली बात को हम आगे कर लेंगे। देखो एक बेसिक बात जो है वो ये है कि जो सीमांत प्रांत होते हैं, सीमांत प्रांत, दो प्रकार के प्रांत होते थे, एक सीमांत और एक होता था आंतरिक प्रांत, है ना। सीमांत और आंतरिक मैंने बढ़िया तरीके से बताए हैं जब समुद्रगुप्त पढ़ा था तब, है ना। सीमांत प्रांतों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई थी और आंतरिक प्रांतों के साथ क्या रणनीति अपनाई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सीमांत प्रांतों के साथ समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई और आंतरिक प्रांतों के साथ कौन सी रणनीति अपनाई थी, ठीक है। तो देखो सीमांत प्रांतों का जो प्रमुख होता था सॉरी, वो होता था गोप्ता, है ना, सीमांत प्रांतों का गोप्ता और आंतरिक प्रांतों का उपरिक, उपरिक, है ना, प्रांतपति, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जा सकता है, पूछ भी लिया जाता है कि सीमांत प्रांत का प्रांतपति कौन होता था गुप्त काल में, तो गोप्ता, ध्यान रखना। आंतरिक प्रांतों का प्रांतपति उपरिक होता था, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और ये जो तीनों अधिकारियों के नाम हमको मिले हैं ना, ये हमको एक मलासरूल का एक ताम्रलेख है, उससे हमको ये जानकारी मिलती है। इन तीनों के नाम की जानकारी कहाँ मिलती है? मलासरूल के ताम्रलेख में मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ना ये जो जगह बच रही है इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, क्या पता नीचे कट गया हो, ठीक है, ये इधर होके है, ठीक है। अब मैं इन तीनों की बात में लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो जगह बच रही है, क्या पता नीचे कट रहा हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो तीनों अधिकारी है ना, इन तीनों अधिकारियों की बात जो हमको मिलती है, ये मला सरूल ताम्रलेख, मलासरूल ताम्रलेख से इनकी जानकारी मिलती है, से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। मलासरूल ताम्रलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, पीएल गुप्त क्या कहते हैं, पीएल गुप्त साहब की बात को मैं अगली स्लाइड पे लिखना चाहूंगा, तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आपने इसको उतार लिया होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आपको बढ़िया से चीजें समझ में आ रही होंगी। जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ के, और एक ज़माना जो होता था ऑफलाइन का, वो कैसा था। इन दोनों में यदि आपको कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और वो क्यों चुनोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बड़ा सा लेख लिख के बताएंगे कि ऑफलाइन शिक्षा की क्या कमी है और ऑनलाइन शिक्षा की क्या कमी थी, है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में क्या अंतर है, क्या कमी है और क्या फायदे हैं,
ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, पीएल गुप्त के अनुसार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पीएल गुप्त ने प्रांतों को जो नाम दिए उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएल गुप्त ने प्रांतों को निम्नलिखित नाम दिए, ठीक है, निम्नलिखित नाम दिए, ठीक है। पीएल गुप्त ने प्रांतों को निम्नलिखित नाम दिए। तो क्या क्या नाम दिए थे, देखिए इनकी चर्चा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसने दो पार्टों में बांटा था, है ना, इन प्रांतों को दो पार्टों में बांटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये हो गए हमारे पूर्वी प्रांत, ठीक है, पूर्वी प्रांत, और ये हो गए पश्चिमी प्रांत, ठीक है, पश्चिमी प्रांत, ठीक है, पूर्वी प्रांत और पश्चिमी प्रांत। तो ये जो पूर्वी प्रांत थे, सॉरी पश्चिमी प्रांत थे, उनके प्रमुख को तो सॉरी प्रांत का नाम तो था देश, और उसका प्रमुख कहलाता था गोप्ता, है ना। प्रांत का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रांत का नाम क्या था, देश था, प्रांत का नाम देश, है ना। और प्रांतपति जो कहलाता था, प्रांतपति वो गोप्ता कहलाता था, है ना, गोप्ता कहलाता था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे प्रांत का नाम, प्रांत का नाम ये क्या था, भुक्ति था, प्रांत का नाम क्या था, भुक्ति था। और प्रांतपति का नाम, प्रांतपति का जो नाम था, प्रांतपति का नाम वो था यहाँ पे उपरिक, है ना, प्रांतपति का नाम उपरिक था, ठीक है। भुक्ति और उपरिक ये हो गए, ठीक है। तो देखिए ये भुक्ति जो शब्द है ना, इस शब्द का उल्लेख हमको प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है, ये ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख जो है वो हमको मिल जाता है भुक्ति का। तो इस प्रकार से पीएल गुप्त साहब ने गुप्तों के इन राज्यों को जो है इस प्रकार से बांटा था, है ना। और दोनों ही प्रांतों के जो प्रांतपति थे उनकी नियुक्ति वही सम्राट के द्वारा की जाती थी, वो युवराज ही उस पर नियुक्त होता था, सामान्यतः 2 वर्ष के लिए होता था। वो सारी चीजें जो हैं हमको मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो प्रांतपति थे ना, प्रांतपति को भौगिक या भोगपति भी कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रांतपति को जो था भौगिक या भोगपति भी कहा जाता था। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये जो नाम है दोनों, इनको क्या भी कहा जाता था, भौगिक या भोगपति, भौगिक या भोगपति भी कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रांतों के जो प्रमुख थे उनको भौगिक या भोगपति भी कहा जाता था, ठीक है। और इनको जैसा कि मैंने अभी बताया था, महाराज पुत्रदेव भट्टारक जो कहा जाता था, वो इनको दामोदरपुर ताम्रलेख में कहा गया है ना, ये ध्यान रखना। दामोदरपुर ताम्रलेख में प्रांतपति को महाराज पुत्रदेव भट्टारक कहा गया है ना, ठीक है। तो सॉरी, ये प्रांतों का जो प्रशासन था विद्यार्थियों, वो मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, और आशा करता हूं कि प्रांतों का प्रशासन जिस प्रकार से गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन आपके समझ में आया, उसी प्रकार से प्रांतों का प्रशासन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे के प्रशासन की बात करता हूं, अर्थात जिले के प्रशासन की बात मैं करता हूं। हाँ, तो अब हम जिला प्रशासन पढ़ेंगे। बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो मुझे जो है फिर से इस क्लास को जोड़ के और फिर स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया था, ठीक है, और अब हम जिला प्रशासन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ जिला प्रशासन, है ना। ये प्रांतीय प्रशासन तो हमारा पूरा हो गया है। जिला प्रशासन जो था उसको विषय भी बोलते थे, विषय प्रशासन, या मैं अभी जिला प्रशासन ही लिखूंगा यहाँ पे, जिला प्रशासन, ठीक है। सॉरी, जिला प्रशासन हम पढ़ेंगे अब, ठीक। तो देखो, जिले को गुप्त काल में क्या बोला जाता था, विषय बोला जाता था, ठीक है।
और विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयाधिपति कहलाता था। ठीक, विषयाधिपति की नियुक्ति जो थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी और किस में से की जाती थी? कुमारामात्यों में से की जाती थी। ठीक है, सम्राट जो था वो केंद्रीय अधिकारी जो होते थे कुमारामात्य, उनमें से किसी एक व्यक्ति को विषयाधिपति के रूप में चुन लेता था। ठीक है, तो ये बात थी। और विषयाधिपति का जो प्रधान कार्यालय था वो विषय अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था और विषयाधिपति को प्रशासन में सहायता देने के लिए एक समिति होती थी जो विषय समिति कहलाती थी, जिसमें कई सारे सदस्य होते थे, है ना। सरकारी भी होते थे, गैर सरकारी भी होते थे। सॉरी, सरकारी सदस्यों की बात करूं तो भांडागार अधिकृत होते थे, है ना, और भांडागार अधिकृत होते थे, दुर्वाधिकरणिक होते थे और दुर्वाधिकरणिकों के ऊपर नज़र रखने वाले भी होते थे, है ना। अक्षपटलिक होते थे और अक्षपटलिकों के ऊपर नज़र रखने वाले को कुलपुत्र बोला जाता था, है ना। वो होते थे कार्णिक होते थे, शौल्किक होते थे, गौलमिक होते थे, है ना, शासित होते थे। तो कई सारे जो है अधिकारी यहाँ पर जिले में काम करते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, दरअसल मैं ये पूरी क्लास पढ़ा चुका था, है ना। पूरे 1 घंटे क्लास पूरी हो गई थी और तब मैंने जाके देखा तो कैमरा बंद पड़ा था। 27 मिनट तक चला और उसके बाद कैमरा बंद पड़ा था, है ना। तो बड़ा दुख होता है जब 33 मिनट तक आप लगातार ऐसे बोलते रहे जब सामने कैमरा ऑन ही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, है ना। तो फिर मुझे जो है क्लास को थोड़ी सी कट मारनी पड़ी और प्रांतीय प्रशासन को एक अलग सेगमेंट के रूप में और शेष क्लास को ये अलग सेगमेंट के रूप में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ जिले प्रशासन के बारे में। तो देखो, गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था, विषय कहा जाता था, जिसका प्रमुख विषयाधिपति होता था, है ना। विषयाधिपति होता था, जिसका प्रमुख विषयाधिपति होता था। ठीक है, सॉरी, इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी, सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और किस में से की जाती थी? सम्राट किसी भी कुमारामात्य को नियुक्त करता था। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, सम्राट किसी भी कुमारामात्य को विषयाधिपति नियुक्त करता था, विषयाधिपति चुनता था या नियुक्त करता था ना। ठीक है, किसी भी जो है कुमारामात्य को विषयाधिपति के रूप में चुन लिया जाता था। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। देखो, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कुमारामात्य था केंद्र का अधिकारी था या प्रांत का था या कहाँ का था, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। कुमारामात्य जो था वो केंद्र का अधिकारी था। ध्यान रखना, विषय का अधिकारी भी एक ऑप्शन में होगा, लेकिन विषय का अधिकारी नहीं है ये केंद्र का अधिकारी है। विषय में तो विषयाधिपति के रूप में, व्यक्ति वही है लेकिन विषयाधिपति के रूप में है। यदि सवाल ये आए कि कुमारामात्य कौन था, तो केंद्र का अधिकारी था गुप्तों के प्रशासन में, न कि जिले का अधिकारी, है ना। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अधिकतर स्टूडेंटों के जहन में यही बात रहती है कि वर्तमान के आईएएस अधिकारी की तरह था, तो ये संभवतः जिले का अधिकारी था। नो, जिले का अधिकारी नहीं था, केंद्र का अधिकारी था, जिले में तो नौकरी करता था।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका जो कार्यालय था, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका कार्यालय विषय अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। विषय अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था, ठीक है, विषय अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था, विषय अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुमारामात्य को सॉरी, या विषयाधिपति को, कुमारामात्य नहीं लिखेंगे, विषयाधिपति को प्रशासन में सहायता देने हेतु एक समिति होती थी जिसे विषय समिति कहा जाता था। ठीक है, जिसे विषय समिति कहा जाता था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस विषय समिति में कौन कौन होते थे उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इस विषय समिति में जो है 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, सरकारी भी होते थे, गैर सरकारी भी होते थे, ठीक है। तो देखो, इसमें निम्न अधिकारी होते थे, है ना, इसमें निम्नलिखित अधिकारी होते थे, इसमें निम्नलिखित अधिकारी होते थे। इसमें निम्नलिखित अधिकारी होते थे। देखिए, इसमें कौन कौन होते थे उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो इसमें देखो 2 प्रकार के होते थे। ये तो सरकारी थे, जिसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूं भांडागाराधिकृत, है ना, भांडागाराधिकृत होते थे एक तो, है ना। और एक होता था यहाँ पे जो है हमारे दुर्वाधिकरणिक, है ना, दुर्वाधिकरणिक होते थे। दुर्वाधिकरणिक का जो संबंध था ना, वो हमारे जो भूमि होती थी और उस भूमि से क्या उपज हो रही है उससे संबंधित था ना, भूमि और उपज से संबंधित था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं भूमि व उपज, ठीक है। और हाँ, एक होता था अक्षपटलिक। जो होता था, अक्षपटलिक लेखाधिकारी होता था, ठीक है। इसके अलावा एक होता था कुलपुत्र जो होता था ना, वो इस अक्षपटलिक के कामों का ध्यान रखता था, है ना। अक्षपटलिक के कार्यों का ध्यान रखता था, ठीक है, के कार्यों का ध्यान रखता था। इसके अलावा कुछ और भी नाम थे, उन नामों को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, नीचे कट सकते हैं नाम, है ना। तो देखो और क्या क्या नाम थे इसमें मैं लिखूं तो शौल्किक हो गया, मतलब शुल्क, विभिन्न प्रकार के शुल्क वगैरह वसूलता था। इसके अलावा गौल्मिक हो गया, जो हो गया ये गुल्म या वन से संबंधित था, है ना। और इसके अलावा जो है शौल्किक हो गया, गौल्मिक हो गया, शासयित भी होता था एक, है ना। क्या होता था? शासयित जो होता था वो शासक के आदेशों का प्रारूप जो होता था वो बनाता था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं शासक के
आदेशों का प्रारूप बनाता था। ठीक है। और सॉरी एक नाम और मैं यहां पे लिख दूंगा, कुलिक, सॉरी कार्णिक। कार्णिक जो था वो कुलिक था, सॉरी कुलिक क्या, लिपिक था, लिपिक, लिपिक होता है ना, एलडीसी, लिपिक ये था। ठीक है, कार्णिक जो था वो लिपिक था। तो ये सारे लोग थे इस विषय समिति में। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग था इनका, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इसमें भी 2-3-4 नाम हैं, जैसे एक नगर श्रेष्ठी है, ये गैर सरकारी थे इधर वाले, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी जो होता था साथियों, वो नगर का प्रधान व्यापारी होता था। क्या होता था? नगर का प्रधान व्यापारी। मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूंगा नगर श्रेष्ठी के बारे में, नगर का प्रधान व्यापारी। ठीक है, नगर का प्रधान व्यापारी होता था नगर श्रेष्ठी। इसके अलावा एक होता था सार्थवा। सार्थवा, सार्थवा जो होता था सॉरी, सार्थवा ये व्यापारियों का प्रधान होता था, है ना। कौन होता था? सार्थवा व्यापारियों का, सॉरी व्यापारियों का प्रधान होता था। सार्थवा व्यापारियों का प्रधान होता था। इसके अलावा और भी होते थे, प्रथम कुलिक है, प्रथम कायस्थ है ना, प्रथम कुलिक, ठीक है, और एक है प्रथम कायस्थ। ठीक है, तो ये प्रथम कायस्थ तो शिल्पियों का प्रधान था, और ये था जो है लिपिकों का प्रधान, है ना। कुलिक जो था ये लिपिकों का प्रधान था, लिपिकों का प्रधान था। और प्रथम कायस्थ जो था ये शिल्पियों का प्रधान था। ठीक है, किसका? शिल्पियों का जो प्रधान होता था, शिल्पियों का प्रधान वो होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नगर श्रेष्ठी नगर का प्रधान व्यापारी, नगर का प्रधान व्यापारी है। और सार्थवा जो था ये व्यापारियों का प्रधान होता था। व्यापारियों का एक कारवां, एक दल जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब व्यापार करते थे, तो वो व्यापारी अपना एक नेता चुनते थे, है ना। तो वो नेता सार्थवा कहलाता था एक तरीके से, ना, व्यापारियों का प्रधान होता था वो। ऐसे ही प्रथम कुलिक जो है लिपिकों का प्रधान था, और प्रथम जो कायस्थ था ये शिल्पियों का प्रधान था। ठीक है, प्रथम कायस्थ जो था वो शिल्पियों का प्रधान था सॉरी। और ये जो प्रथम 3 थे ये गैर सरकारी थे, ये ध्यान रखना, है ना। प्रथम 3 ये जो हैं, ये तीनों ये गैर सरकारी थे। कौन थे ये? गैर सरकारी थे, है ना, ये गैर सरकारी थे। जबकि ये जो शिल्पियों का, लिपियों का, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, है ना। कायस्थ जो होते थे वो लिपिकों का प्रधान होता था, है ना, और कुलिक जो है वो शिल्पियों का प्रधान होता था। इसको आप उल्टा कर लेना, ठीक है, इसको आप जो है ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक है, कुलिक तो होता था शिल्पियों का प्रधान, और कायस्थ जो होता था वो लिपिकों का प्रधान होता था। अभी तो मालूम चल गया, वरना फिर अगली क्लास में करेक्शन करवाना पड़ता। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर देना। ठीक है, और ये जो प्रथम कायस्थ जो होता था ना, ये सरकारी होता था ना, ये सरकारी सदस्य होता था, ये ध्यान रखना, ये जो होता था ये सरकारी सदस्य होता था। ठीक है, सरकारी सदस्य होता था, न कि गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, तो ये सब इतने सारे नाम मिलते हैं विद्यार्थियों। ये आप विषय समिति जो होती थी जिले में, विषयाधिपति को प्रशासन में सहायता करने के लिए उस समिति के सदस्यों के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, और किसी भी प्रकार का सॉरी जो प्रश्न है वो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करना, एक एक शब्द को बढ़िया से सुनना, कंसेप्ट को बढ़िया से क्लियर रखना, फिर बार बार इसको पढ़ना, उसके बाद पिछले साल के पेपर लाकर खूब उनसे प्रैक्टिस करना, और बाद में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करना तब आपने इसको पढ़ लिया हो पूरी। जब आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली है उसके बाद ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब होता है।
थ्योरी पढ़ो, उसके बाद पिछले साल के पेपर हल करो और उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। और आप लोगों ने यदि थ्योरी पढ़ ली है तो टेस्ट सीरीज आप मेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता विजन्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है। और हाँ विद्यार्थियों, एक बड़ी सूचना आपको मैं देना चाहूँगा, कल यानी कि 18 फरवरी को शाम 8 बजे एक टेस्ट होगा जिसमें स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा और प्रत्येक पोर्शन से 20-20 सवाल आएंगे, है ना। तो एक देखो, प्राचीन भारत से 20, मध्यकालीन भारत से 20, आधुनिक भारत से 20, विश्व इतिहास से 20 और राजस्थान इतिहास से 20 सवाल। इस प्रकार से 100 सवालों का एक इतिहास विजेता टेस्ट नाम से मैं एक टेस्ट ले रहा हूं। और उस टेस्ट की जो खास बात है वो ये है कि जो भी विद्यार्थी उस टेस्ट में टॉप 5 रैंक तक रहेंगे, है ना, जो भी विद्यार्थी उस टेस्ट में टॉप 5 रैंक तक रहेंगे, उन विद्यार्थियों को मेरी जो 33 टेस्टों वाली जो सीरीज मैंने चला रखी है सफलता विजन्स एप्लीकेशन पर, वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको सीधा ऐड कर दिया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि टॉप 3 रैंकर जो होंगे उनको नगद रुपए इनाम के रूप में वो भी दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट रैंकर को 151 रुपए का पुरस्कार मैंने रखा है, सेकंड रैंकर को 101 रुपए का रखा है और थर्ड रैंकर को 51 रुपए का पुरस्कार रखा है। और ये पुरस्कार ऐसे नहीं है कि आपको इस पैसे मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हो उस पैसे में, ऐसा नहीं है। उस पैसे को आप किसी भी काम ले सकते हैं। मैं सीधा आप लोगों के एक फोन पे नंबर मैं आपसे लूंगा और सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये आपको योजना है, बड़ी शानदार लगेगी। मात्र 11 रुपये मैंने इसका एंट्री फीस रखा है। इस टेस्ट में कोई भी शामिल होता है तो उसको 11 रुपये का जो एंट्री फीस का शुल्क है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप सीधे टेस्ट पे चले जाओगे। शाम 8 बजे 18 तारीख को ये टेस्ट होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा और 24 घंटे तक आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। 24 घंटे बाद इसका रिजल्ट आएगा। एक साथ रिजल्ट जब आएगा तो टॉप 500 को तो टेस्ट सीरीज जो मेरी चल रही है सफलता विजन्स पर उसमें ऐड कर दूंगा और शुरू के जो टॉप 3 रहेंगे उनको जो मैंने पुरस्कार बताया वो मिलेगा, ठीक है। तो टॉप 3 को 2 पुरस्कार हो गए एक तरीके से, है ना, कैश भी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और चौथी और 5वीं रैंक वाले को केवल और केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाकी लोगों को केवल टेस्ट देने का अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छी योजना है और आप जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपनी ईमानदारी से टेस्ट दें। आप 33 टेस्टों के लालच में या पैसे के लालच में चीटिंग ना करें, अपना खुद का परीक्षण करें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पेपर का लेवल मॉडरेट ही रखा है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं रखा, बहुत ज़्यादा आसान नहीं रखा। उसमें सभी सवाल 4 कथनों वाले होंगे जिसमें से आपको असत्य कथन चुनना होगा। इस प्रकार के वैरायटी के प्रश्न मैंने बनाए हैं, आपको मज़ा आएगा हल करके, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करना। चलिए, ये मैंने आपको जो सूचना थी वो मैंने दी। अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जिला प्रशासन हमारा पूरा हो गया, अब हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं जो है इसको मिटा देता हूँ और हम आगे की चर्चा करने वाले हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो आपने इसको उतार लिया होगा। हम नगर प्रशासन की बात करेंगे, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन की, ठीक है। और फिर हमारी क्लास आज की पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। और विद्यार्थियों, आपको पता है आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर चुके हैं। तो आप उसको बढ़िया से देखें, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं। बहुत डिटेल में करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा कि आपको किसी भी पुस्तक और किसी प्रकार के नोट्स, किसी अन्य के नोट्स वगैरह कुछ ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो नगर प्रशासन की चर्चा कर लेते हैं। नगर प्रशासन जी, देखो नगर क्या होता था, नगर जो होते थे यहाँ पर उसका प्रशासनिक प्रमुख पुरपाल होता था। और पुरपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरपाल की नियुक्ति प्रांतपति करता था, न कि सम्राट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और
पुरपाल की सहायता के लिए द्रांगिक नामक एक अधिकारी होता था जो कर वगैरह एकत्र करके पुरपाल को सौंप देता था, तो पुरपाल का काम आसान हो जाता था। और एक अवस्थिक नामक व्यक्ति भी, एक अधिकारी भी होता था जो धर्मशालाओं का प्रधान होता था। तो बस ये बात है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नगर का प्रधान पुरपाल कहलाता था। पुरपाल ना, पुरपाल को आप जो है पुरपति भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई शब्दावली आ सकती है ना। वैसे मैंने तो पुरपाल ही पढ़ा है, लेकिन पुरपति भी आ सकती है, ध्यान रखना। पाल का मतलब यही होता है, मतलब पति का मतलब स्वामी से होता है ना, पाल का मतलब स्वामी से ही होता है, ठीक है। जैसे भूपाल यानी पृथ्वी का स्वामी यानी कि राजा, है ना। ऐसे पुरपाल, पुर यानी कि एक पुरा, अपन नहीं कहते कि ये फला पुरा है, तो पूरा नगर को बोलते हैं ना। ऐसे पुरपाल है ना, पुरपाल कहा जाता था। नगर का प्रधान पुरपाल होता था जिसकी नियुक्ति प्रांतपति करता था, जिसकी नियुक्ति प्रांतपति करता था, ठीक है। सॉरी, इसकी सहायता प्रशासन में है ना, इसकी सहायता हेतु दो अधिकारी होते थे। दो कौन कौन होते थे? एक तो था द्रांगिक। द्रांगिक ये कर एकत्र करता था, कर एकत्र करता था। द्रांगिक जो था कर एकत्र करता था। और सॉरी, एक जो था अवस्थिक जो था ये धर्मशालाओं का प्रधान था, है ना। धर्मशालाओं की देखरेख करता था, ठीक है। धर्मशालाओं का प्रधान था ये, जो धर्मशालाओं की देखरेख वगैरह करता था। ये था नगर का प्रशासन था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्राम के प्रशासन के ना, ग्राम प्रशासन की बात कर लेता हूँ, और फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। ग्राम प्रशासन में क्या होता था विद्यार्थियों? जैसे ग्राम प्रशासन जो है, हाँ, ग्राम प्रशासन एक तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसको गुल्म या पल्ली भी बोला जाता था। और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता था वो ग्रामीणी होता था। और इसको प्रशासन में सहायता देने के लिए एक छोटी पंचायत होती थी, जिसको जिसको विभिन्न नाम भी दिए गए हैं लेखों में। सांची लेख में पंचमंडली कहा है ना। हर्षचरित में उसको पंचकुल कहा है। वहीं ग्राम जनपद के नाम से भी बिहार लेख में उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे कि गुप्त प्रशासन में या गुप्तों के प्रशासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी, है ना। ग्राम प्रशासन थी, ठीक है। हाँ, ग्राम प्रशासन थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? जिसका प्रमुख ग्रामीणी या ग्रामिक होता था। ग्रामीणी या ग्रामिक होता था, ठीक है। ग्रामीणी या ग्रामिक इसका प्रमुख होता था। और इसको गुल्म या पल्ली भी कहा जाता था ना। इसको गुल्म या पल्ली भी कहा जाता था, ठीक है। इसको गुल्म या पल्ली भी कहा जाता था। यह बात भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। हाँ, इसको प्रशासन में सहायता के लिए, है ना। ये जो ग्रामीणी होता था, मैं लिखूंगा कि इसको प्रशासन में
सहायता हेतु इसको प्रशासन में सहायता हेतु एक ग्राम पंचायत होती थी, है ना, एक ग्राम पंचायत होती थी जिसे कई नामों से पुकारा जाता था। ग्राम पंचायत तो मैं वर्तमान शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं। उस समय में एक तो इसको जो है पंचमंडली कहा जाता था, है ना, पंचों की मंडली हो गई एक तरीके से ना, पंचमंडली। ये सांची लेख में कहा है ना, सांची लेख में, ठीक है, सांची लेख में इसको पंचमंडली कहा है। दूसरे नंबर पे मैं लिख दूं तो एक है पंचकुल। पंचकुल भी इसको कहा गया है, किसमें, हर्षचरित में, है ना। हर्षचरित किसने लिखा बताइए जरा, बड़ा आसान प्रश्न किया है मैंने। और एक जो है इसको ग्राम जनपद भी कहा जाता था, ग्राम जनपद, ठीक है। ग्राम जनपद जो कहा जाता था वो कहा गया है बिहार लेख में, ठीक है, बिहार लेख में इसको ग्राम जनपद कहा गया है, ठीक है। और इस प्रकार से ये नाम मिलते हैं। और इस पंचायत में कौन कौन से सदस्य होते थे उनका उल्लेख हमको दामोदरपुर ताम्रलेख में मिलता है, ठीक है। तो मैं यह बात भी लिखना चाहूंगा कि मैं रेड कलर के पेन से लिख देता हूं, ये जो ग्राम पंचायत है इसके अधिकारियों व कर्मचारियों का उल्लेख, अधिकारियों व कर्मचारियों, इसके अधिकारियों व कर्मचारियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, दामोदरपुर ताम्रलेख में मिलता है, का उल्लेख दामोदरपुर ताम्रलेख में मिलता है, दामोदरपुर ताम्रलेख में मिलता है, ठीक है, दामोदरपुर ताम्रलेख में मिलता है। तो कौन कौन से अधिकारी थे उनकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें देखो प्रमुख अधिकारियों में सीम कर्मकार है ना। सीम कर्मकार जो होता था, सीमा जो खेतों की और गांवों की जो सीमा रेखा होती थी उसका निर्धारण करता था, है ना। एक बल कौशन होता था, बल कौशन जो होता था वो गांवों में राजा का प्रतिनिधि होता था, है ना। एक न्यायकरणिक होता था जो न्याय करता था, किसी भी जो भूमि संबंधी वाद विवाद हो गए उनमें न्याय करता था, है ना। और एक जो है तमवारक होता था, तमवारक, है ना। इस प्रकार के होते थे। तो मैं जो है इसको मिटा रहा हूं, है ना, और मैं ऊपर यहाँ पे बात कर लेता हूं, फिर हमारी ये जो क्लास है पूरी हो जाएगी, ठीक है। प्रमुख अधिकारियों की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी थे। तो सॉरी, ये मैंने मिटा दिया। और देखो प्रमुख अधिकारियों में जो है एक हो जाएगा सीम कर्मकार, है ना, सीम कर्मकार ये गांव व खेतों की सीमा रेखा का निर्धारण करता था, है ना, सीमा रेखा का निर्धारण करता था, ठीक है। दूसरा था न्यायकरणिक, ये भूमि संबंधी जो वाद विवाद हो जाते थे, भूमि संबंधी वाद विवाद निपटाता था, वाद विवाद को देखता था, ठीक है। इसके अलावा एक जो है कारणिक होते थे, कारणिक ये लिपिक होते थे, है ना, लिपिक होते थे, ठीक है। इसके अलावा बल कौशन होता था, बल कौशन होता था गांव में राजा का प्रतिनिधि, है ना, गांव में राजा का प्रतिनिधि जो होता था वो होता था, है ना। और एक तमवारक होते थे, भूमि से संबंधित वो होते थे, है ना, तमवारक, ये तो ऐसे ही नाम है, ये भूमि संबंधित जो है कोई छोटे मोटे कार्य ये देख लिया करते थे, तमवारक, ठीक है।
तो इस प्रकार के ये अधिकारी थे जो कि ग्राम प्रशासन में होते थे ना। ग्राम प्रशासन में जो ग्राम पंचायत जो होती थी उसके सदस्य के रूप में ये लोग होते थे। इसके अलावा भी कुटुम्बिन वगैरह है, मेहतर, कुटुम्बिन, ग्रामीणी, ये भी होते थे यहाँ पर, है ना। तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता ही था, वो मैंने बात कर ही ली। ग्रामीणी जो होता था वो गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया, है ना, गांव का मुखिया होता था। इसके अलावा जो है कुटुम्बिन भी होते थे, है ना, कुटुम्बिन होते थे, है ना, मेहतर होते थे, तो ये सारे होते थे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारे गुप्त काल का प्रशासन, उसकी हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे गुप्तों के प्रशासन में न्याय प्रशासन की, राजस्व प्रशासन की और सैन्य प्रशासन वगैरह वगैरह, वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।